Hello everyone, you are most welcome in our YouTube channel EPA classes, and today we have a most important topic and I'm here and with you we will discuss get together very deeply and we will know what is the Ohm's law, what is Ohm's law on graph, what is resistance, what is rheostat and so many more. Okay, so now let's start. So now what is Ohm's law? आज तक का अब सबसे ज्यादा सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यही रहा है ओम्स लॉ। बच्चे कई बार इस बात पर डिस्कस करते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ओम्स लॉ क्या है, याद क्यों नहीं होता है। तो भाई आज के बाद से ना ये बात आप कभी नहीं बोलने वाले हो। देखो कैसे, एकदम इजी है। कैसे? ऐसे समझते हैं भाई। ओम्स लॉ का सबसे पहले भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि भाई इसका सिंबल नेम क्या है। तो इसका सिंबल जो है ना जानने के लिए ओम्स लॉ को ये सिंबल है, आपको इसको याद रखना। अभी ओम का मतलब ये वाला मत समझ लेना आप, जैसे हम लोग यूज करते हैं, ये वाला नहीं है, ये है ना, इसको भूल जाओ। ये वाला है ओम्स लॉ। ओके, और ये ओम्स लॉ का सिंबल है, लेकिन एग्जैक्टली ओम्स लॉ होता क्या है, तो ये प्रीफॉर्म करता है इन सब की वजह से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तीन फॉर्मूला जो बनाया गया है, क्या क्या समझते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो इसको V से डिनोट करते हैं। उसी तरह से V जो होता है, ये होता है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये बनता है क्या, IR, मतलब करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो करंट और रेसिस्टेंस को मिला दिया जाता है, इनके मल्टीप्लाई किया जाता है, तब बनता है वोल्टेज, और यही कहलाता है क्या चीज, ओम्स लॉ। लेकिन कैसे, कोई बात नहीं। ओके, अब क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक होता है V इज इक्वल टू, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। ठीक है, इसीलिए V इज इक्वल टू I। आई को हम करंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, आई मीन इक्वल टू दी करंट। ठीक है, और समझते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ओम्स लॉ है क्या, ओम्स लॉ है क्या। तो भाई देखो, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट चाहिए, और यही कहलाता है ओम्स लॉ। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज हुआ और जितना ज्यादा करंट है, तो जो जितना ज्यादा करंट को लेकर के जाए, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के, और जितना ज्यादा उसमें रेसिस्टेंस हुआ है, इसी चीज को हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो बोलोगे सर पेपर में मान लो आ गया तो इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, बट लिखने के लिए आगे भी लिखा हूं कुछ। देखो यहाँ पे लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, और होता भी है करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर, कोई भी वायर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जो भी है, उसके अंदर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन, आई मीन चार्ज या करंट जो फ्लो हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो होता है टू दी वोल्टेज। वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, हमारा करंट होता है। और कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर। एकदम माइंड में फिट कर लो, एकदम माइंड में फिट कर लो। कैसे करना है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडक्टर में, जब करंट फ्लो करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो करंट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज का होगा। बस कहानी खत्म। कैसे, फिर से याद करो, फिर से याद करो, चलो। टेम्परेचर कांस्टेंट, सिंपल। उसके बाद में क्या होगा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, कहानी खत्म। यही है ओम्स लॉ। अब बोलेगा सर इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया ही नहीं था। आगे समझते हैं। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई ओम्स लॉ को ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे करोगे। आपको भी पता है कि ओम्स लॉ में वोल्टेज एंड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कैसे बनाओगे। तो देखो सिंपल सा, एक ऐसे, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। अब जब मैं इस लाइन को खींच रहा हूं तो देखो, किसी भी पॉइंट को देख लो, वहां से एकदम इक्वल रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे रख लो, तो वहां से ये एकदम इक्वल में रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को। भाई ये जितना है उतना ही ये भी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है। मान लो वोल्टेज को यहाँ पे, मैं करंट को यहाँ पे मान लूं, तो वोल्टेज भी यहाँ मान गया, तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से आप ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करके, और फिर उसके बाद में ये डिफाइन कर सकते हो, इसकी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है, कई बार पेपर में पूछा जाए, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। सो फॉर्मूला V इक्वल टू IR इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्लियर, ओके। अब समझ आता हूं आगे की ओर। आगे की ओर क्या समझाना है कि आपको पता ही है रेसिस्टेंस क्या होता है। किसी भी चीज का अगर हम विरोध करते हैं, किसी चीज का हम रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस कहलाता है। किसी चीज का रेसिस्ट करोगे, वाटर आ रहा है ना, तो बोलते हैं ना मतलब वाटर प्रूफ वॉच है, तो मतलब उसके अंदर वाटर नहीं जाएगा, इनसाइड की ओर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इसको रोकने का काम कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, या उसको बोलते हैं जो रोकने का काम, उसको बोलते हैं रेसिस्टर। तो इसी तरह रेसिस्टेंस क्या होता है,
तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर आप यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे तो कंडक्टर मतलब क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉन इजीली जा सके आ सके, वही है ना। तो भाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, करंट आ रहा है या फिर जा रहा है, लेकिन अगर उसका कोई रेसिस्ट करता है और कोई विरोध कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हर कंडक्टर का अपना अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। सबसे कम सिल्वर में होता है। आगे समझ लेते हैं। और आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, और इसका सिंबल में क्या होता है, ओम। समझ में आ गया। ओके, आर इज टू वी अपॉन में आई, मतलब वोल्टेज अपॉन में आई। कितना वोल्टेज था उसको करंट से डिवाइड करें तो निकल जाएगा रेसिस्टेंस, कि कितना वहां पे रोका गया, कितना इसका विरोध किया, कितना इसे काम कराया गया। ओके, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्वेश्चन पूछेगा रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। सिंबल नेम क्या होता है, सामने है। अब समझ लेते हैं रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट का मतलब होता है, एकदम सिंपल तरीके से समझो, एकदम आसान। रियोस्टेट का मतलब होता है कोई भी काम कर रहा है, कम या ज्यादा करना है, दूसरी उसके ऊपर नजर रखना है, वो चेंजिंग कर रहा है, मान लो है ना, अपने काम को गड़बड़ कर रहा है तो उसको आप कंट्रोल करने का काम कर, वही कहलाता है रियोस्टेट। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, करंट के बारे में है तो करंट का होगा ना, तो ये कह रहा है रियोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग रेसिस्टेंस। उसमें कहाँ कहाँ रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, ज्यादा रेसिस्टेंस हो रहा है, कम आ रहा है, बिजली ज्यादा जा रही है कि कम आ रही है, उस चीज पर कंट्रोल करने का काम कौन सा, रियोस्टेट करता है। और हर चीजों में, हर डिवाइस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे इसका मेनली यूज क्या होता है, क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इलेक्ट्रिक करंट, करंट को कम या ज्यादा करने का काम होता है। जैसे फैन, फैन के अंदर रेगुलेटर काम करता है। फैन के अंदर रेगुलेटर क्या होता है भाई, वही ना, कम या ज्यादा करेगा। पंखा है, उसके अंदर स्विच हम कभी ज्यादा करना है कभी कम करना है, तो हम उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। क्लियर हो गया। ओके, उसी तरह से इलेक्ट्रिक डिमर, इलेक्ट्रिक डिमर में क्या होता है, हमें लाइट कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, टू मच ब्राइट चाहिए, तो उस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। उसी तरह इलेक्ट्रिक हीटर में भी इसी तरह का, ज्यादा हीटर हीट हो जाता है तो ऑटो मोड पे रहता है, वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर थोड़ी ऑटो मोड पे चला जाता है। तो ये सब दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, ठीक है। इसके बाद में बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और एक क्वेश्चन है आपसे, 1 ओम्स कितना होता है, 1 ओम कितना के बराबर होता है, आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में।